ओके सो ये जो लेक्चर है दिस इज ऑप्टिमाइजेशन एंड द एप्लीकेशन ऑफ ऑप्टिमाइजेशन। अब लास्ट लेक्चर जो मिड टर्म के बाद दिया था मैंने आपको वो ऑप्टिमाइजेशन पे था और उस पर क्विक क्विज भी आपने किया। तो उसमें क्या किया था, बजट कंस्ट्रेंट बनाई थी। बजट कंस्ट्रेंट के बाद आपने इंडिफरेंस कर्व बनाया था। उन वो पॉइंट जहाँ पे वो टेंजेंट होते हैं हमने कहा कि ये ऑप्टिमल पॉइंट है। उसके बाद हमने देखा कि अगर चेंज इन प्राइस हो किसी एक गुड की तो हाउ दैट विल इम्पैक्ट ऑन दी बजट कंस्ट्रेंट। उसके बाद ये कि उसके कौन से दो इफेक्ट्स होंगे, इनकम और सब्सटीट्यूशन, एम आई राइट, और टोटल इफेक्ट्स भी होंगे। उसके बाद हमने डीकॉम्पोजिशन भी देखी थी कि इनकम और जो आपके सब्सटीट्यूशन इफेक्ट्स हैं ड्यू टू प्राइस चेंज उनको कैसे देखा जा सकता है। और इसके बेसिस के ऊपर हमने ये भी देखा था कि डिमांड कर्व को भी डिराइव किया जा सकता है। तो कुछ बच्चों ने इसकी असाइनमेंट जो इसके साथ रिलेटेड क्विक क्विज मैंने दिया था, असाइनमेंट उस पर नहीं थी, फर्स्ट पार्ट पे क्विक क्विज कहा था करने को, तो कुछ बच्चों ने वो क्विज जो है उसको अटेम्प्ट किया और मुझे भेजा। सम ऑफ देम डिड वेरी वेल और मैंने जिन जिन बच्चों ने जो जो मिस्टेक्स की थी वो बताई। 100% तो ठीक है, किसी ने भी नहीं किया। छोटी मोटी एरर्स थी या कुछ इनएडिक्वेसीज थी। तो अब जिस बच्ची ने सबसे बेहतर जो है वो दिया था क्विज, उसका मैं आपके साथ शेयर कर लूँगी ताकि जिन बच्चों ने जो नहीं किया, जिन्होंने क्विज वो उससे देख के उनको समझ में आ जाए। लेकिन ये आप याद रखें बात कि ये मैं आपको इसलिए दे रही हूँ ताकि आप इससे देख के अपनी गलतियों को करेक्ट करें। मेरे ख्याल में जिन बच्चों ने क्विज अटेम्प्ट किया और गलतियां की, आई रियली अप्रिशिएट देयर एफर्ट्स अ लॉट। ठीक है, क्योंकि उन्होंने गलती की, क्योंकि गलती करता है इंसान तो उससे सीखता है। किसी का काम कॉपी करते रहेंगे तो बेटा आप तो कभी कुछ भी नहीं सीखेंगे। ठीक है, तो जो बच्चे कॉपी करवाते हैं वो भी अपने फेलोज का फायदा नहीं कर रहे, नुकसान ही कर रहे हैं। तो काइंडली आप जो है वो ऐसा मत करें। अच्छा, इस पेज के ऊपर शुरू में इन्होंने को गिफन गुड्स लिखा हुआ है, वो तो दैट्स नॉट पार्ट ऑफ द कोर्स। आखिरी 3 लाइनें इंपॉर्टेंट थी और मैंने ये इसलिए इधर जो है ये पेज इसलिए प्रेजेंटेशन में इंक्लूड किया है ताकि मैं आपको ये कहूँ कि आपने किताब इसीलिए खरीदी थी कि आप उसको पढ़ें। तो इसलिए ये हालांकि सिर्फ 3 लाइनें हैं रेलिवेंट, लेकिन ये आपने रीड करनी है। ठीक है, हाउ डू वेजेस अफेक्ट लेबर सप्लाई। अब इसको डिटरमिन करने के लिए इन्होंने जो यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन या ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है, तो यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन थ्रू ऑप्टिमाइजेशन का हमने पिछली लेक्चर के अंदर देखा था कि ऑप्टिमाइजेशन कैसे की जाती है। लेकिन वहाँ पे हमने क्या किया था, हमने 2 गुड्स लिए थे एक्स और वाई एक्सिस के ऊपर। ठीक है, और उन 2 गुड्स के बीच में देखा था कि कितनी उनकी कंजम्पशन हो सकती है गिवन अ सर्टन लेवल ऑफ इनकम। एंड ऑल्सो इसी फ्रेमवर्क के अंदर हमने देखा था कि इंडिफरेंस कर्व कैसे बनाया जा सकता है और कहाँ इंडिफरेंस कर्व और बजट कंस्ट्रेंट मिलती है, उसको हम ऑप्टिमल पॉइंट कहते हैं। ठीक है, अब इस चीज़ को हम अप्लाई कर सकते हैं लेबर सप्लाई और वेजेस के ऊपर भी। लेकिन हाँ, इसको आप यहाँ से रीड करें। ठीक है, मैं आपको लेक्चर तो दे रही हूँ लेकिन आपने इसे रीड भी करना है, तभी आपको बात ज़्यादा क्लियरली समझ में आएगी। ठीक है, हाँ जी, राइट। यहाँ पे अब उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया है कि ये ऑप्टिमाइजेशन को कैसे अप्लाई किया जा सकता है लेबर सप्लाई और लेजर के ऊपर, तो और वेजेस। ठीक है, एग्जाम्पल उन्होंने दी है एक खातून की, उसका नाम इन्होंने बताया जी केला। तो ये इनके नाम में ज़रा फ़नी से लग सकते हैं, तो इसलिए मैंने असाइनमेंट 9 में नाम चेंज कर दिया। मैं उसको सिर्फ नाम ही चेंज किया। मैंने कहा साइमा है, वो काम करती है और काम करके कुछ टाइम जो है वो अपना काम पे गुजारती है और कुछ टाइम जो है वो आराम करती है और एंजॉय करती है। ठीक है, अब देखो
एक हफ्ते के अंदर वो 100 घंटे जागती है। इससे ज्यादा तो जागने का टाइम भी ना बनता। एक हफ्ते के अंदर 100 घंटे जागा जा सकता है। ठीक है, अब आप जागते वक्त या तो आप इंजॉय कर लें या आप काम कर लें। और अगर आप उसमें से काम करते हैं तो जो है वो जो आप काम करते हो उसका जो है वो उसके पेमेंट मिलती है या वेजेस मिलते हैं। ठीक है, तो इधर जो डायग्राम उन्होंने फिगर 13 दिखाया है, इसके अंदर अगर आप देखो तो वो अम, उसमें उन्होंने एक्स एक्सिस के ऊपर क्या लिया हुआ है, आवर्स ऑफ लेजर, और आवर्स ऑफ लेजर पे इन्होंने पॉइंट मार्क किया हुआ है 100। ठीक है, एक साइड पे 100 पॉइंट आपको दिखाई, ये वो पॉइंट है जो कि नंबर ऑफ आवर्स हैं जो कि दिन के अंदर वो एक एक हफ्ते के अंदर वो जाग सकती है। ठीक है, इससे ज्यादा वो जाग भी नहीं सकती। बाकी तो उसने सोने हैं ना। तो 100 आवर्स अगर वो जागती है और वो सारे का सारा वो इंजॉय करती है, ठीक है ना, मजे करती है, एंजॉय करती है, टीवी देखती है, खाना पकाती है, खाती है, फ्रेंड से मिलती है, वगैरह वगैरह, वट एवर शी डज, तो वो लेजर हो, इसका एंजॉयमेंट का टाइम है। एंड इफ शी डज दैट विच मीन्स कि वो कोई काम नहीं करेगी, इसका मतलब यह है कि वो कुछ अर्न नहीं करेगी। ठीक है, तो अगर वो कुछ अर्न नहीं करेगी तो उसकी अर्निंग हो जाएगी या कंजम्पशन हो जाएगी जीरो। ठीक है, तो ये जो इस साइड पे उन्होंने ये बंडल दिखाया हुआ है आवर्स ऑफ लेजर का। दूसरी तरफ जो उन्होंने बंडल दिखाया है वो कंजम्पशन का है कि वो कितना अर्न कर सकती है। तो देखो, अब अगर आप याद करो कि आपने जो क्विक क्विज किया था उसके अंदर आपने पेप्सी और पिज्जा को रखा था एक्स और वाई एक्सिस पे, राइट? लेकिन मैंने आपको बताया था कि वो एक सिंप्लीफिकेशन है। उसी चीज को बंडल्स पे भी अप्लाई किया जा सकता है। इधर कौन से बंडल्स है, एक तरफ कंजम्पशन है, कितना वो कमा सकती है, और दूसरी तरफ क्या है, लेजर। तो इसके अंदर ट्रेड ऑफ है। अगर वो अपना लेजर बढ़ाती है, इंजॉयमेंट पे ज्यादा टाइम लगाती है, तो कम कमा सकेगी, और अगर अपना इंजॉयमेंट टाइम कट करती है तो ज्यादा कमा सकती है। तो इसलिए ये वेजेस के ऊपर भी डिपेंड करेगा कि वो उसके लिए कौन सा पॉइंट जो है वो फीजेबल पॉइंट होगा। जब तो जब तो वो 1 घंटे का ये यहाँ इन्होंने केला की जो एग्जांपल दी है उसमें का $50, और मैंने आपको जो साइमा की एग्जांपल दी है वो असाइनमेंट नंबर 9, उसमें मैंने कहा है ₹500 घंटा। तो जब तो उसको ₹500 घंटा उसको मिल रहा है, ठीक है, तो उस वक्त उसका ऑप्टिमम ये होगा जो कि उन्होंने रेड में दिखाया हुआ है। ठीक है, बजट कंस्ट्रेंट दिखाई हुई है और ऑप्टिमम दिखाया हुआ है, क्योंकि ये वो ऑप्टिमम है जिसको के वो हाईएस्ट इंडिफरेंस कर्व है between leisure and consumption which she can reach given this wage rate, गिवन दिस वेज रेट। क्योंकि वो चाहेगी ये कि यार 2,000 जो है अगर तो वो सारे का सारा जो अपना टाइम है, ऑल हर वे अपना सारा लेजर कट करे, और थ्रू आउट जो है वो जितना जागे उतना सिर्फ काम करे, तो मैक्सिमम क्या है कि वो 500 मल्टीप्लाइड बाय 100, आप देख लें कि वो कितना कमा सकती है, 50,000 कमा सकती है। बट इन दैट केस शी विल जस्ट बी वर्किंग एंड स्लीपिंग एंड नॉट एंजॉइंग एनी लेजर ऑल टुगेदर। तो आपने ये देखा है कि इंडिफरेंस कर्व वहां पे नहीं बना हुआ, वो उसको ऑप्शन पसंद नहीं आई। ठीक है, वो कौन सी ऑप्शन लेना चाहती है, वो जिस ऑप्शन के ऊपर बात कर रही है वो ऑप्शन है जहां पे वो ऑप्शन है जहां पे वो कुछ थोड़ा बहुत जो है वो एंजॉय कर ले। प्रोबेबली ये आता है कोई 2,500 जो है वो $1,000 कमा ले, उसको रुपीज में कन्वर्ट कर लें, जो भी 25,000 उतना कमा ले, और बाकी कुछ टाइम अपना एंजॉय भी कर ले। ठीक है ना, तो फॉर एग्जांपल अगर वो 50 आवर्स अ वीक काम करती है, तो at that point then she will also be able to have some income and then also some time to enjoy।
ठीक है। अगर इससे ज्यादा वो काम करेगी तो फिर वो अपना स्लीपिंग टाइम भी जो है वो उसको उसके अलावा बाकी सारा टाइम सिर्फ काम ही करती रहेगी, इंजॉयमेंट का उसको टाइम नहीं मिलेगा। तो ये चीज यहाँ पे डिपिक्ट कर रहा है कि हाईएस्ट इंडिफरेंस कर्व कौन सा हो सकता है जिसके ऊपर वो जो कि वो रीच कर सके गिवन दिस दिस बजट कंस्ट्रेंट। और बजट कंस्ट्रेंट और इंडिफरेंस कर्व्स में काइंडली ये देख लें, वर्क लेजर जब डिसीजन होता है तो उसमें इन्होंने कौन से बंडल्स रखे हुए हैं। कंजम्पशन जिसको ये मेजर कर रहे हैं इनकम से, जितना उसका इनकम होगा अज्यूम ये कर रहे हैं कि उतनी ही कंजम्पशन होगी। और दूसरी तरफ उन्होंने आवर्स ऑफ लेजर ले लिया है, ये उसके जो है ना इस पे वो देखती है कि कितने उसके वेकिंग आवर्स हैं, जिसमें से कितने वेकिंग आवर्स वो अर्न करने पे लगाती है और कितने वर्किंग आवर्स वो इंजॉय करने पे लगाती है। तो फिर उसका एक ऑप्टिमम होगा जिससे कि हमें पता चलेगा कि वो कौन सा पॉइंट है जिस पे कि उसकी यूटिलिटी भी मैक्सिमाइज्ड है, यानी कि वो जो है वो आवर्स ऑफ लेजर को भी इंजॉय कर सकती है और इनकम और कंजम्पशन भी कर सकती है। तो दोनों चीज़ें किस पॉइंट के ऊपर वो मैक्सिमाइज होती है उसकी यूटिलिटी, तो इससे हमें यहाँ ये पता चलता है कि ये उसका ऑप्टिमल पॉइंट है। अब अगर हम इमेजिन करें कि तो ये तो उनका मतलब ऑप्टिमल पॉइंट आ गया। नाउ द सेकेंड पार्ट ऑफ द योर असाइनमेंट ऑल्सो सेज दैट इफ वेजेस इंक्रीज how we can show the income and substitution effect and what will be the impact which we can predict। तो वो अगले पेज पे गिवन है जो असाइनमेंट नंबर 9 का सेकंड पार्ट है। तो लेट्स टेक अ लुक एट दैट। अच्छा, अब इधर इन्होंने इसको क्लियरली दिखाया है कि इन केस अगर उसकी जो वेज रेट है वो बढ़ता है तो क्या होगा। अब अगर वेज रेट बढ़ता है तो डेफिनेटली उसकी इनकम बढ़ेगी ना। अगर इनकम बढ़ेगी तो आप देख सकते हो कि जो बजट कंस्ट्रेंट है वो आउटवर्ड मूव करेगी। व्हाई? बिकॉज नंबर ऑफ वेकिंग आवर्स तो उसके वही है 100, वो तो नहीं चेंज हो रहा है, ठीक है ना। तो वहाँ तो वो फिक्स्ड है, लेकिन उसकी कंजम्पशन इसलिए बढ़ेगी कि उसकी इनकम बढ़ेगी। उतने ही काम के अब उसको ज़्यादा पैसे मिलेंगे। अगर 500 रुपये घंटा पहले मिल रहा था तो अब 600 रुपये घंटा मिलेगा। तो सबसे पहली बात तो ये कि आप इन ग्राफ के अंदर देखो जो उसका पार्ट ए और बी दोनों में जो आपकी बजट लाइन है, जो आपकी बजट कंस्ट्रेंट है, वो एक उसके अंदर शिफ्ट आपको अपवर्ड शिफ्ट नज़र आ रही है। और उसकी रीज़न वही है कि वो सेम अमाउंट ऑफ वर्क के लिए नाउ शी इज़ गोइंग टू बी पेड मोर। लेकिन अब इस पे डिपेंड ये करता है कि उसको उसको उसका इनकम इफेक्ट ज़्यादा होगा या उसका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होगा। अब कि वो ज़्यादा काम करेगी कि कम काम करेगी, इसको प्रिडिक्ट करने के लिए हम दो तरीके से इशू को देख सकते हैं, ठीक है। पहले केस के अंदर तो अगर उसकी इनकम बढ़े और एक सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, अब वो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होगा। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ये होगा कि वो फील करेगी कि यार अब तो मेरा टाइम जो है, जब अगर मैं उसको यूज करूं तो मैं तो बहुत सारा पैसा कमा सकती हूँ। माई टाइम इज मोर वैल्यूएबल नाउ, सो आई कांट जस्ट वेस्ट इट in enjoying. No, I need to work more and that way I can now earn more money easily। तो उसको ये एक जो है ये उसको substitution effect होगा कि where she will feel that it is better that she should now enjoy less leisure and go for more consumption by increasing income through more सप्लाइंग मोर ऑफ हर लेबर। तो अब जो आपका इनिशियल ग्राफ था उसके अंदर तो आप कंजम्पशन और आवर्स ऑफ लेजर को ही मैप कर रहे थे ना, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वही लिया हुआ था ना। पार्ट ए देखो, फिगर 14 का पार्ट ए अगर आप देखो तो उसमें आपको नजर आ रहा है ना कि वाई एक्सिस के ऊपर पहला जो उसका पार्ट है, वाई एक्सिस के ऊपर तो वही कंजम्पशन है जो इनकम भी है। बेसिकली कंजम्पशन इनकम एक ही चीज है, और उसके अलावा जो एक्स एक्सिस है उस पर वही आवर्स ऑफ लेजर है। सो जो पिछला पेज था, पेज 441 पे, वो बेसिकली डायग्राम वही है, अजम्पशंस वही है।
लेकिन अब क्योंकि 500 से 600 रुपए उसको पर घंटा मिल रहे हैं, तो इसलिए क्या है कि उसको लगेगा कि यार ये तो माई टाइम इज वर्थ मोर नाउ, सो आई शुड वर्क मोर। उसको अगर हम मैप करें, ठीक है, उसको अगर हम एक मैप करें एंड वी ट्राई टू फाइंड द सप्लाई कर्व, द लेबर सप्लाई कर्व, बिल्कुल उसी तरह जैसे आपने क्विक क्विज में आपने बनाया था एक डिमांड कर्व, क्योंकि उस वहां पे मैंने आपको बताया था ना कि प्राइस जो है वो तो इनडायरेक्टली दिखा रही है, इसी तरह यहाँ पे भी वेजेस वाज बीइंग शोन इनडायरेक्टली, तो उसको उन्होंने जो उसका सेकंड हाफ है उसके अंदर उसको मैप किया हुआ है। अब उस पार्ट में वेजेस और जब जो है वो आवर्स ऑफ लेबर सप्लाइड को उन्होंने दिखाया है, तो ये आपको लेबर सप्लाई कर्व कहते हैं इसको, ठीक है, ये इसकी मैपिंग है बेसिकली, कि अगर वेजेस बढ़ते हैं तो यहाँ पे उन्होंने एक्सप्लिसिटली दिखाया कि अगर वेजेस बढ़ते हैं तो उससे जो है वो लेबर सप्लाई पे क्या इम्पैक्ट होगा। और अगर तो आपका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट डोमिनेंट होगा तो पार्ट ए आपको ऑब्जर्व होगा और लेबर सप्लाई बढ़ जाएगी, साइमा विल वर्क मोर। अच्छा, दूसरा हिस्सा क्या इसका दिखाया हुआ है कि इन द ऑपोजिट केस द इनकम इफेक्ट इज डोमिनेंट। अब इसमें भी देखो, जो आपका बजट कंस्ट्रेंट है वो तो उसी तरह ऊपर की तरफ जा रही है, लेकिन इस केस में क्या हो रहा है कि उसको क्या फील होगा कि जो उसका, शी इज तो रिचर नाउ, शी डजंट रियली नीड टू वर्क दैट मच। भाई वो कहती है जी जितना मैं पहले कमा रही थी वो ठीक ही था, अब मुझे जो है ना वो अगर मैं ज्यादा कमा सकती हूँ तो वाई नॉट कि मैं कम काम कर लूँ, इंजॉय ज्यादा कर लूँ, ठीक है ना। ये भी एक लॉजिक हो सकती है, लेकिन इसको हम क्या कहेंगे कि यहाँ पे जो इनकम इफेक्ट है वो डोमिनेंट इफेक्ट है। तो in the part B, the income effect is dominant and she is feeling richer. And when she's feeling richer, she can say, okay, let me supply less labor, right? तो फिर जो एक सप्लाई कर्व होगा वो एक अजीब सप्लाई कर्व होगा जो नॉर्मल नहीं है। जो फर्स्ट पार्ट है इसका वो एक यूजुअल सिचुएशन है, जो दूसरी सिचुएशन है वो एक अनयूजुअल सिचुएशन है कि कोई जब उसको ज्यादा पैसे दिए जा रहे हैं काम करने के, फिर भी वो कम काम करना चाहे। और उसका जो लॉजिक है उसके पीछे, जो सेकंड पॉसिबिलिटी की लॉजिक है, वो यही कि उसका इनकम इफेक्ट ज्यादा हो। तो अगर इनकम इफेक्ट ज्यादा होगा तो लेबर सप्लाई कम होगी, इसलिए क्योंकि वो ज्यादा लेजर एंजॉय करना चाहेगी। अगर इनकम इफेक्ट डोमिनेंट होगा वेयर शी इज गोइंग टू फील रिचर। तो इसलिए पहला पार्ट वो दिखा रहे हैं in a situation where Saima will work more, and in the second part the situation is being shown where Saima will work less, and uski explanation from an point of view of consumer theory through optimization of between budget and indifference curve, it goes to show you that the result is going to be ambiguous. Okay, when the wages are going to rise, we cannot be sure, there is ambiguity whether the worker is going to increase her labor supply or decrease her labor supply, because in case the substitution effect is dominant, in that case there is going to be an increase in labor supply. But in case where the labor supply curve is going to be downward if the income effect is dominant. तो ये ही आपने इस तरह आपका असाइनमेंट नंबर जो 9 है उसका पार्ट ए और बी इन पेजेस के ऊपर गिवन है, पेज 441 से लेकर 440 से लेकर 442 तक, ठीक है। तो इसको आप रीड करें, इसके अंदर सिर्फ नामों का डिफरेंस है, लेकिन बेसिकली इट इज द सेम लॉजिक। इसको बेस करके आप असाइनमेंट नंबर 9 का पार्ट ए और बी आंसर करने की कोशिश करें, ठीक है। अब इसके नेक्स्ट पार्ट्स की तरफ जाते हैं।
ये भी जो है ना, ये एक्चुअली उसी को दिखा रहा है। तो पेज 440 से लेकर 443 तक एक्चुअली वो उसी जो ऑप्टिमाइजेशन एप्लीकेशन है टू लेबर सप्लाई वेजेस एंड लेजर, उस पर अप्लाई करें, जो कि असाइनमेंट जो है वो 9 का पार्ट ए और बी है। तो इसको भी काइंडली आप रीड कर लें, इसका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट जो इसका है वो आपके कोर्स के अंदर नहीं है। तो ये जो पार्ट इसका ऊपर वाला है बिफोर द केस स्टडी, दैट इज गोइंग टू हेल्प यू टू आंसर द असाइनमेंट नंबर 9 पार्ट ए एंड बी। पार्ट बी एक्चुअली इट्स मोर रिलेटेड टू पार्ट बी। अच्छा जी, अब हम जो असाइनमेंट 9 के पार्ट 3 और 4 हैं उनको आंसर करने लगे हैं। ठीक है, अब इसके अंदर मैंने आपको एक एग्जांपल दी हुई है अपनी। ठीक है, सबके नाम तो मैं यूज कर चुकी हूँ, तो व्हाई नॉट माई सेल्फ। आई हैव एन इशू, सी। और वो इशू क्या है कि मुझे आजकल तो मैं अर्न कर रही हूँ कि रिटायरमेंट के बाद तो मैं अर्न नहीं करूंगी, तो क्या जो मेरी तनख्वाह है वो मुझे इसी वक्त यूज कर लेनी चाहिए या मुझे सेव कर लेनी चाहिए। और अगर मैं सेव करती हूँ तो उसका फायदा ये है कि उसके ऊपर मुझे इंटरेस्ट भी मिलेगा। आज का जो सेव किया हुआ है उस पे इंटरेस्ट मिलेगा, तो कल वो बढ़ जाएगी चीज, और जिस वक्त मुझे ज़रूरत होगी, एट व्हाट टाइम आई एम रिटायर्ड एंड आई एम नॉट अर्निंग, तो उस वक्त जो है आई विल बी एबल टू यूज इट। अब इस इशू को जो कि क्वेश्चन है ऑफ सेविंग्स एंड इंटरेस्ट रेट, इसको भी जो कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग का ऑप्टिमाइजेशन का मॉडल है उससे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। और अगर हमने उस मॉडल को यहाँ पे अप्लाई करना है तो हमें सिंप्लीफिकेशंस करनी होंगी। ठीक है, मैंने आपको बताया था इकोनॉमिक्स में ऐसा ही होता है कि कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को पहले मॉडल उस पर तभी अप्लाई होता है जब उसके अंदर कुछ सिंप्लीफिकेशन हो। तो अब सिंप्लीफिकेशन यहाँ पे ये है कि एक तरफ तो ये बात कि मैं जब मेरी रिटायरमेंट हो जाएगी तो उसके बाद मेरी कोई पेंशन नहीं है, और मैं जो अमाउंट है वो वहीं पे वही मैं खर्च कर सकूंगी जो कि मैंने उस वक्त सेव कर लिया हो कि जब मैं अर्न कर रही थी। और दूसरी चीज़ ये कि हमने दो जो है वो इसके अंदर बना लिए हैं टाइम पीरियड्स। एक वो टाइम पीरियड जो मेरा करंट टाइम पीरियड है, एक वो जो कि मेरा पोस्ट रिटायरमेंट का टाइम पीरियड है। ठीक है, उसको भी सिंप्लीफाई कर लिया। सो दो को कंपेयर कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि जी मैं हर साल सेव करती चली जाऊं तो एनुअटी सिस्टम बन जाएगा ना, प्रेजेंट वैल्यू वगैरह उस तरफ हम चले जाएं फाइनेंस की साइड। वो नहीं हम देख रहे, उतनी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं देख रहे, हमने सिंप्लीफाई किया। क्योंकि हमने इसके ऊपर वही कंज्यूमर चॉइस थ्योरी का ऑप्टिमाइजेशन का जो मॉडल है वो अप्लाई करना चाहे। सो वी मेड इट सिंपलर। सो व्हाट डू वी से दैट डॉक्टर फरीदा हैज दिस इशू दैट शी कैन आइदर you know use up all her income right away, or which is the current age, or she can use it once she is older and she does not have the current income. तो इन्होंने आप देख लो कि एक्स और वाई एक्सिस के ऊपर क्या लिया हुआ है। एक्स और वाई एक्सिस के ऊपर जो है इन्होंने एक तरफ लिया हुआ है कंजम्पशन व्हेन ओल्ड का मतलब ये है कि व्हेन नॉट वर्किंग। ठीक है, and consumption, which is the current consumption where I am earning. तो अगर for example ये कि मैं सारी की सारी अपनी consumption जितना मैं earn कर रही हूँ, और उसमें लिखा हुआ है कि she earns ₹1,00,000, ठीक है, वो पूरे ₹1,00,000 मैं उड़ा देती हूँ, खत्म कर देती हूँ। ठीक है, और तो क्या होगा कि जाहिर है वो एक्स एक्सिस वाली जो सिचुएशन है वो आपको नजर आएगी। इन विच केस क्या होगा कि मैं ओल्ड एज के लिए कुछ नहीं सेव करी। ऑन द अदर हैंड आई एम वेरी कंजूस एंड आई डोंट स्पेंड एनीथिंग, एंड तो वो वाई एक्सिस की जो इंटरसेप्ट है उसकी सिचुएशन होगी दैट आई एम सेविंग एवरीथिंग एंड आई एम नॉट स्पेंडिंग एनीथिंग एट ऑल। अब ये दोनों सिचुएशंस जो है ये एक्सट्रीम सिचुएशंस है, जिसकी वजह से हम आपका जो बजट कंस्ट्रेंट है वो यहाँ पे उसको अप्लाई कर लेते हैं। बट जो मेरे लिए ऑप्टिमल पॉइंट है वो होगा जहां पे मेरा इंडिफरेंस कर्व इस बजट लाइन को टच कर रहा होगा। ठीक है, वो मेरा ऑप्टिमल पॉइंट होगा। अच्छा, अब
थिंग इसके ऑप्टिमल पॉइंट जो है वो क्या यहाँ पे क्या दिखा रहा है, जो जिस तरीके से ये ड्रॉ हुआ ही है उसमें प्रॉब्ली ऐसे ही ड्रॉ होगा कि मैं पर मंथ जो है वो 50,000 खर्च कर लूँगी और 50,000 जो है वो मैं रख लूँगी। लेकिन अब ज़रा थोड़ा वाई एक्सिस की तरफ देखो। वाई एक्सिस की तरफ अगर आप देखते हो तो अगर मैं फॉर एग्जांपल 50,000 जो है वो खर्च कर लेती हूँ तो 50,000 लाख में से 50,000 गए तो 50 बचता है ना, लेकिन यहाँ तो 55 लिखा हुआ है 55। वो कैसे? वो इस तरह के इंटरेस्ट भी तो मिल रहा है ना। जो चीज़ मैं ओल्ड एज के अंदर खर्च करूंगी और तो उसके अंदर मुझे इंटरेस्ट भी तो अवेल करूंगी ना मैं। और इंटरेस्ट अगर मैं अवेल करूंगी तो इसका मतलब क्या होगा कि जो मेरा ओल्ड एज का के टाइम जो मेरा कंजम्पशन होगी वो मैं ज़्यादा कंज्यूम कर सकूंगी बिकॉज आई विल ऑल्सो बी गेटिंग एन इंटरेस्ट ऑन इट। सो मेरी सेविंग के ऊपर मुझे एक इंटरेस्ट भी मिलेगा। तो अगर इनिशियली सपोज कि 10% इंटरेस्ट था, तो यानी कि अगर मैं ओल्ड एज के अंदर कंज्यूम करूंगी तो आई विल नॉट बी कंज्यूमिंग 100,000, आई विल बी कंज्यूमिंग 110,000 टोटल, एंड दिस इज इंक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट। ठीक। इसी तरह अगर मैं 50,000 इस वक्त खर्च करूंगी तो उसके अगेंस्ट अगर ओल्ड एज में मैं फिर खर्च कर सकती हूँ 55,000। ठीक है, क्योंकि 10% इंटरेस्ट रेट है। सो एज लॉन्ग एज 10% इंटरेस्ट रेट हो तो यही सिचुएशन रहेगी जो कि आपके सामने है कि ये उसका हाईएस्ट इंडिफरेंस कर्व है और वो डिटरमिन करेगा कि मैं कितना जो है वो इस पीरियड में, करंट पीरियड में कंज्यूम करूंगी और कितना मैं सेव करूंगी फॉर द फ्यूचर। नाउ सपोज इंटरेस्ट रेट गोज अप। ठीक है, अब इसके अंदर हम ये देख रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट ऊपर चला जाता है तो फिर क्या होगा, ये अगले पेज के ऊपर एक्सप्लेन किया हुआ है। लेट्स रीड इट आल्सो। राइट, असाइनमेंट नंबर 9 का पार्ट नंबर 4 यानी उसका जो लास्ट पार्ट है, इस पेज पे उसका आंसर लिखा है, लेकिन असाइनमेंट में आपने इसके डायग्राम्स भी बनाने हैं। मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, लेकिन आपने डायग्राम बनाने हैं और डायग्राम को एक्सप्लेन भी करना है। यहाँ डायग्राम नहीं बने हुए लेकिन लॉजिक लिखी हुई है। अच्छा, अब क्या है कि इशू वही है कि जी आपने जो कंज्यूमर चॉइस का ऑप्टिमाइजेशन मॉडल है वो अप्लाई करना है ऑन व्हाट, सेविंग्स एंड इंटरेस्ट रेट। ठीक है। अच्छा, अब क्या था कि पहले जो हमने पिछले पेज पे पेज 445 के ऊपर जो डायग्राम देखा था वहां पे अज्यूम किया था कि 10% इंटरेस्ट रेट वो अवेल हो रहा है और हमने देखा था कि उसकी जो दो जो है वो पीरियड्स हो सकते हैं ऑफ हर लाइफ, which can be divided into the current period where she is earning and she's young and earning, or her post retirement period also। और उसके अंदर क्या उसका ऑप्टिमल लेवल होगा अगर 10% जो है वो इंटरेस्ट रेट होता है। अब अगर इंटरेस्ट रेट जैसे कि इस एग्जांपल में आपकी में भी लिखा हुआ है और जो आपकी असाइनमेंट है उसी के अंदर भी है कि इंटरेस्ट रेट गोज अप 20%। तो आप देख लें 1 लाख पे क्या 1 लाख के ऊपर 1,20,000 वो यानी कि कमा सकेगी, यानी कि मैं I'll be able to get that much money if I save all ऑफ माई मनी। तो उसी हिसाब से आपने जो डायग्राम ड्रॉ करना है उसके अंदर एक रोटेशन नजर आएगी इन दी बजट कंस्ट्रेंट एंड वो आउटवर्ड जो है वो मूव करेगी बिकॉज यू सी जितना अर्न मैं कर रही हूँ राइट नाउ वो तो नहीं इंक्रीज हो रहा लेकिन इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, तो वो इनडायरेक्टली हम शो कर सकते हैं ना। इस डायग्राम में हम उसको इनडायरेक्टली शो करेंगे जब बजट कंस्ट्रेंट जो है वो अपवर्ड मूव करेगी, whereas the on the x-axis it will remain at the same point। ठीक है, जैसे कि आपने पिछला देखा था जो वो जो लेबर सप्लाई वाला डायग्राम था वो वही डायग्राम है बेसिकली, लेकिन उसकी इंटरप्रिटेशन डिफरेंट है। अच्छा, अब जैसे उस डायग्राम में उन्होंने 2 पार्ट दिखाए थे। पहले पार्ट के अंदर जो है वो आप दिखाएंगे दी सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट।
ठीक है। इस केस में सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का मतलब क्या होगा? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का मतलब ये होगा कि when the interest rate increases, I am going to save more. Why? Because then the future value, the value which I'm going to get of my money in the second period post retirement is going to be more. That will be attractive for me. So if for me, Dr. Farida, if substitution effect is dominant, then I will subscribe to the argument that the value of my money in the period after my retirement is going to be more now, because now I'm getting more interest instead of getting 1,10,000. I'm going to get now 1,20,000. So therefore I should save relatively more. So इसको हम ये है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, ठीक है। इनकम इफेक्ट, इनकम इफेक्ट जो है वो इससे ऑपोजिट उसका आउटकम होगा। पार्ट बी में आप दिखाएंगे इफ दैट इज गोइंग टू बी द केस व्हेन आई एम डिस्पाइट द rising interest, I am not going to save more. Why? Because of income effect. Because I will feel richer कि जी अगले वक्त के लिए तो मैं बचा ही रही हूँ, एक्स्ट्रा पैसे जो वो तो वैसे ही बच जाएंगे, बाकी मुझे आई शुड बी मेकिंग माई टुडे बेटर. You see, so I can save less money and get the same amount of money after the interest rate increase. So it depends which of these two are dominant. In case that the substitution effect is dominant, then increase in interest rate will lead to an increase in saving. Whereas if income effect is dominant, then the increase in interest rate will lead to decrease in saving. अब ये यहाँ पे भी लिखा हुआ है, लेकिन इसके आपने डायग्राम्स बनाने, एंड इफ पॉसिबल अगर आप मैप कर सकें उन डायग्राम्स को into another figure where you are going to show interest rate on one side and saving on the other side, that is also preferable but not necessary requirement of question number 9 part 4. ठीक है, तो असाइनमेंट 9 अब आप लोगों ने जो है उसको अटेम्प्ट करना है, और प्लीज़ ये असाइनमेंट जो है ये अपलोड होगी ऑन LMS, ठीक है। और आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, इसकी लास्ट डेट होगी असाइनमेंट 9 को अपलोड करने की लास्ट डेट होगी 13th, विच इज़ मंडे। 13th is going to be the last date, क्योंकि अब हर हफ्ते में आपके साथ 3 लेक्चर्स जो हैं वो किए जाएंगे, शेयर किए जाएंगे, क्योंकि मैंने डेफिनेटली आई नीड टू फिनिश द सिलेबस। तो इसलिए यह है कि इसको आपने मंडे तक सबमिट करवाना है, और ये याद रखें कि इसको मैं यूज़ करूँगी टू मार्क योर अटेंडेंस, सो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू अपलोड ऑन टाइम। इसके अंदर कोई कंफ्यूजन होगी, अगेन इसमें मैं देखूंगी कि किस बच्चे ने सबसे अच्छी ये असाइनमेंट सबमिट करवाई है, उसकी असाइनमेंट मैं बाकी बच्चों के साथ शेयर करूंगी, ताकि इससे बच्चे जो हैं वो अपने करेक्शंस कर सकें। गुड लक, एंड आई होप कि आप असाइनमेंट नंबर 9 जो इस लेक्चर के ऊपर बेस्ड है 13th of July तक अपलोड कर दें ऑन LMS। थैंक यू।